आदाब, सलाम, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत डरता डरता हुआ आया हूँ और जो कॉलेज में कापी किताब बैग छोड़ के आया था उसको आज वापस लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में आने से पहले साथ में लेकर के। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि सीधे यदि कॉम्बैटिंग कम्युनलिज्म पर टॉक करनी है तो वो तो सीधे मैं ऐसे कैसी बात बिना काफ़ी किताब के कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ आया था कि मेवात बहुत नाम हो रहा है या बदनाम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है और पिछले साल से कुछ ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है। तो मैं मेवात या मेव के बारे में आप मुनासिब समझेंगे तो मैं बताऊं। मैं शुरुआत वहाँ से करूं। मेव क्या है, मेवात क्या है, मेवातियों की बारे में क्या है, उसके बाद में फिर उन पर कम्युनल अटैक्स कब से हो रहे हैं। पहली बार नहीं हो रहे, जब बाहर से मुसलमान आए तो हमने तो उनको भी झेला मुसलमान होते हुए। तो सारी चीजें दोस्तों, मेव, मेहर, मेद हैं जो मध्य एशिया से के मेद पाट से चल करके भारत, चीन व यूरोप को ऐतिहासिक नया मोड़ दिया। रोजर एडम्स एवं वाल्टर ब्राउन के अनुसार तब तक की सब तहजीबों से बेहतर तहजीब वाली एक कौम जो पहाड़ों के मध्य भेड़े पालकर गुजारा करते हुए मध्य एशिया की शासक बनी और इंडिया के मैदानों तक घूमती रही। इसी कौम ने महान मेदिया साम्राज्य की नींव रखी एवं यूरोप को शानदार संस्कृति दी, दुनिया को पहला प्रजातांत्रिक शासन दिया। और ये भी खुशकिस्मती है कि आज कोच साहब जिस जाट और मेव की बात कर रहे हैं कि कहा जाट को हिंदू और मेव के मुसलमान, ये तो दोनों कौम हैं इस देश की किसान बलवान। तो वहाँ से लेकर के बराबर मेसोपोटामिया से लेकर के गंगा जमुना के मैदानों तक ये दोनों कौमें बराबर एक साथ बसती आई हैं, साथ साथ भाईचारे से रहे हैं। अलबत्ता तारीख ये बताती है कि इनमें कभी कोई बेटी व्यवहार नहीं रहा। हाँ, मीणा का और मेव का बेटी व्यवहार अकबर के ज़माने तक भी रहा और लास्ट में दरिया खां और ससबदनी की शादी हुई थी। वो जब मुसलमान हो गया था मेव, उसके बाद तक भी था, वो चीज़ें थी तो वहाँ से रहे थे। तो कभी प्रकृति के पुजारी, कभी सूर्य और चांद के उपासक, कभी जोराष्ट्र के शिष्य, तो कभी बौद्ध के अनुयायी और फिर मुसलमान। मेव सदा धार्मिक उत्माद से मुक्त रहे हैं। अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाला मेव अपनी आन बान व शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता रहा है। मेव ही थे जिन्हें फारसी में इतिहासकारों ने देव कहा, अंग्रेजों ने दानव कहा। ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब और सारी चीज़ों को शॉर्ट करते हुए ईरानी पर्वतमाला से अरावली तक के मेवों के प्राचीन वैभव एवं शक्ति के अवशेष बिखरे पड़े हैं। भारत में सिंध, राजपूताना, पंजाब, पांचाल व मालवा में अनेक सुदृढ़ राज्य कायम किए। पबिया, देवल, आमेर, बयाना, अलवर, इंदौर व दिल्ली के किलों का निर्माण किया एवं जोधपुर, सालिंद्र, सरगोंदा व भरतपुर के दुर्गों के निर्माण में सहयोग किया। वक्त के बदलाव तथा ऐतिहासिक थपेड़ों ने तलवार तथा नेजा थामने वाले हाथों को हल थामने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद में बड़े सहज तरीके से ये कहा जाने लगा कि किसान कौम के सदासू दो ही हैं हथियार। किसान कौम के सदासू दो ही हैं हथियार, एक हड़को मूठियों और एक मूठ तलवार। जहां तक वो अपना अन्न उत्पादन और ये भरण पोषण का काम करता रहा, जब जब उसकी अस्मिता पर या देश पर जब भी सवाल आया तो इन्होंने डट करके मुकाबला किया। अब मैं आपकी बात को लंबा नहीं करते हुए पहले
एक थोड़ा सा मेरा मेवाती तराना है, उसमें आपकी सारी बात पूरी हो जाएगी, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और फिर मैं आता हूं आपके कम्युनलिज्म पर। तो हमारा जो मेवात का आज की जो मेवात आप जानते हैं, वो दिल्ली में हम जहां बैठे हैं यहां से किसी जमाने में मेवात शुरू होती थी। लुटियंस जोन जो बना है इसमें 80 गांव मेवात के ही जमीन अक्वायर करके बनाया गया था। तो शायर ने कहा है, इत दिल्ली उत आगरो, इत दिल्ली उत आगरो, बयानो और बैराट, कालो पहाड़ सुहावनो या कि पुस्त बसे है मेवात। काला पहाड़ से मतलब, काला पहाड़ का एक हमारे मेवात के इतिहासविद हैं मोरवाल जी ने, उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है काला पहाड़ के नाम से। ये जो अरावली की पर्वतमाला यहां से लेकर के जा रही है उसको काला पहाड़ के नाम से जानते हैं, तो उसकी पुष्ट बसे है मेवात। तो मेवात के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हौसलों से दिन भरे हैं और हंसी हर रात है, हौसलों से दिन भरे हैं और हंसी हर रात है, ये वतन पे मरने वालों की जमी मेवात है। हम ही थे पोरस के साथी, वहां पर भी कौक साहब साथ थे, फारसी थे, मेद थे, जट थे। हम ही थे पोरस के भी साथी और सिकंदर के खिलाफ गजनवी को भी बता दी उसकी क्या औकात है। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, उन 17 में से 13 बार इन्हीं सब लोगों को अपने मुकाबिल पाया, और जब तक वो आए थे तब तक मेयो मुसलमान नहीं था। महमूद गजनवी जब आया था, पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था और वहां उसके कुछ संपर्क में आए थे, तो बहुत चंद लोग वहां पर इस्लाम में दाखिल हुए थे मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, और उसके बाद में दाखिल इस्लाम का सिलसिला बाद में था, पर महमूद गजनवी नहीं आया जब तक नहीं थे। तो 17 में से 13 मार्कों में इन लोगों का ही मुकाबला हुआ था। उसके बाद में हमने ठुकरा दी थी, हमने ठुकरा दी थी बलबन की सारी इल्तिजा। बलबन यहां पर दिल्ली से, और उसके साथ में मोहम्मद जो उस समय का सुल्तान था, उन सब लोगों से बहुत लंबा संघर्ष चला, और उस संघर्ष को इतने सा ही कह करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस संघर्ष में 3.5 लाख मेव शहीद हुए। लड़ाई करते करते सुल्तान के लंबा चला था, और 1.5 लाख सुल्तान के सैनिक शहीद हुए थे। तो जिसमें 1.5 लाख यदि सैनिक शहीद हुए होंगे तो कोई लंबी लड़ाई चली होगी। तो उसको उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, पर वो नहीं माने थे, क्योंकि जब गोरी यहां पर आया था, गोरी जब आया था, यहां दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान उसका आनंदपाल, जिसको मेवाती में अड़ंगपाल कहते हैं, उसका नवासा था। तो वो तोमर वंशी थे, तोमर की मेवों की 5 पाल हैं। जब उन्होंने अपने नवासा को दे दिया था, तो इसको जो यहाँ पर तोमर वंशी दिल्ली के थे, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, वो विरोध कर रहे थे। तो विरोध करने के बाद इस हिसाब से उनका चल रहा था। तो बलबन ये कहता था कि भाई ठीक है, तुम अब दिल्ली को भूल जाओ। तो तब से लेकर के कभी भी मेव दिल्ली को नहीं भूला, लड़ते रहे, कुटते रहे, जैसे भी कुछ भी था। तो हमने ठुकरा दी थी बलबन की सारी इल्तिजा, है बनी जिसकी गवाह मेहरौली वाली लाट है। मेहरौली में लोहे की लाट बनी हुई है, वहां पर मेवों को जो शहीद हुए थे उनके सरों की मीनार लगाई गई थी, और उसके बराबर में वो लाट खड़ी करी गई थी। तो कितने लोग मारे गए थे, कितने शहीद हुए थे, ये उसका अंदाजा उससे लगाया जा सकता है। हम मजहब रुद्दाद बाबर, हम वतन के सामने, हम मजहब रुद्दाद बाबर, हम वतन के सामने। जब बाबर आया, बाबर ने जब हमला किया, उसने भी ये कहा कि भाई तुम तो मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं। तो उसकी भी हमने, हम मजहब रुद्दाद बाबर, हम वतन के सामने ना सुनी, और दे दिया सांगा का हमने साथ है, ये वतन पे मरने वालों की जमी मेवात है। इसके बाद में अकबर का दौर आया। अकबर का दौर आया तो अकबर ने यहां इस देश में एक नया चलन शुरू किया। कौत साहब, उन्होंने रिश्तेदारी क्या करते थे, वो बेटी लेते थे, देते नहीं थे। तो इसी तरह पर
उन्होंने, क्योंकि मेवात में भी ये था, तो जो उन्होंने मेवों से भी अपने इस तरह की कोशिश की। मेवों ने जब उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो एक लड़की को उठा लाए थे, उठा करके उसको अपने रनिवास में रख लिया था। तो उस पर कहा है शायर ने, दुख्तरे मेवात को अकबर ने जब अगवा किया, रजनी नाम था उस लड़की का, उठा लाया था उसको। दुख्तरे मेवात को अकबर ने जब अगवा किया, हम उठा लाए वापिस, ये हमारी जात है, ये वतन पे मरने वालों की जमी मेवात है। और लाए कैसे थे? जिसके लिए क्रिमिनल ट्राइब भी हमको कहते हैं, क्रिमिनल टैग भी हमको लगा, चोर डकैत भी कहते हैं, लुटेरे भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हाँ, हम हैं, हम आदिवासी हैं। आदिवासी की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, जो वो सारी चीजें हैं, उसी आदिवासियत को निभाते हुए मेव गए। गो जानवर होता है, ये गो जानवर जानते होंगे अपन लोग, अभी नहीं जानते हो तो वो उसकी दीवारों पर पकड़ बहुत मजबूत होती है, उसमें रस्सी बांध करके उसको राजा के महल पर फेंक दिया। वो वहां जाकर के जब चिपक गई, उसने गोवों ने दीवार को पकड़ लिया, उस रस्सी से चढ़ करके गए ऊपर। ऊपर जाकर के जो गया था आदमी, उसने रजनी को देखा हुआ नहीं था, वो पहचानता नहीं था। अब वो चढ़ा तो गया, वहां पर औरतें सो रही थी, तो उसने कहा यार अब पहचानू कैसे? तो उसने कहा जिसके नाक में बाली नहीं हो वो मेवनी होगी। सारे मुस्लिमों में नाक बिनती है, सब में। मेव अभी तक भी नाक नहीं बिंदवाता, मतलब ये कलीदगी अपने ट्रेडिशनल लोगों ने जो बना रखा था। तो जो, और ये इसकी नाक भी बिंदी हुई नहीं है, और ये कोहनी ऐसे मोड़ करके सर के नीचे दे करके सो रही है, ये मेवनी है। उससे कहा मेवनी खड़ी हो और मेवात को चल। इतना कहते ही वो उसके साथ में आ गए, उसको लेकर के चले गए। उसके बाद में अकबर ने 1.25 लाख फौज लेकर के चढ़ाई की और उन दोनों को शहीद किया, क्योंकि मेवों ने वो ले जाने वाले से ही उस रजनी की शादी कर दी थी। फिर इसके बाद में एक और मार्का हुआ, और ये मार्का तो सरदार पटेल जब ये कहने लगे कि यहाँ मिनी पाकिस्तान में स्वीकार नहीं करूंगा, अलवर और भरतपुर, ये दिल्ली से लेकर के वहां तक जब मेवात तबाह और बर्बाद हो रहा था, उस समय हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था पटेल साहब से, पटेल साहब हम नहीं जाने वाले यहाँ से छोड़कर कहीं भी, हम यहाँ ही मरेंगे, यहाँ ही कटेंगे, यहाँ ही रहेंगे, पर आप पर हमारा एक एहसान है, हमने तुम्हारा मराठा छुड़ाया था, उसका एहसान चुका दो हमारा। तो उस पर शायर ने कहा है, कर लिया था जब शिवा को कैद औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जब शिवाजी महाराज को आगरा में कैद कर लिया था, तो मेवों की वहां पर जिम्मेदारी थी, मेवड़ा कहते थे उनको, मेवड़ा डाक की जिम्मेदारी होती थी एक तो, दूसरा रसद पहुंचाते थे। रसद उसमें जाती थी जो कंधे पर ये पाखड़ी लेकर के इस तरह से जाते हैं, उसमें जाती थी। वो वहां गए, वो जाते जाते थे, उन्होंने कहा यार तू कैसो राजा है, तू ही सो जानो ही ना चाह रहो। नुक यार चलो तो मैं खूब जाऊं कैसे? नुक देर तैयार रहे हो, देर तैयार रहे हो, हम आएंगे। जब वो आए तो उसमें एक तरफ वो पहले से ही पत्थर रख लाए थे, क्योंकि वापसी में वो जाते थे तो खाली लेकर के जाते थे, खाली में फिर एक में बिठाएंगे तो वो डगमग होगा, तो एक में पहले से पत्थर लग के आए थे, दूसरे में वहां से रख करके बिठा करके लेके गए। तो शिवाजी महाराज को बाहर आजाद किया, छोड़ा, और उसमें उनकी सेना में मेव रहे, और आज तक वहां पर मेवों के गांव आबाद हैं, औरंगाबाद के उसके पास में वहां पर बहुत सारे आबाद हैं, तब से लेकर के वो गए थे। तो कर लिया था जब शिवा को कैद औरंगजेब ने, हमने ही उनको छुड़ाया, वो हमारी बात है, ये वतन पे मरने वालों की जमी मेवात है। सन 1857 जब हुआ, 1857 में हम तो अनाड़ी तो हैं ही, जैसे अभी कौत साहब ने कहा किसान है, अंग्रेज लगा हाथ में यहाँ रेवासन में, वो रेवासन घासड़ा वाली, ये नहीं। वहां पर जब वो पकड़ लिए, जंग में से जैसे शहीद थे अफसर, उनको पकड़ लिए, तो उनको जैसे बैलों से घाटा चलता था पहले कौत साहब चारों तरफ, वो बैलों के साथ घाटे में जोड़ दिया। तो हमने, और फिर वहां पर क्या था, उस समय फसल का टाइम नहीं था, तो झाड़ों की बाढ़ काट करके डाल दी उनको सजा देने के लिए। तो हमसे कांटों पर चला अंग्रेज बैलों की तरह, सन 57 का वाक़या है। हमसे कांटों पर चला अंग्रेज बैलों की तरह, करवा लिया आजाद भारत, वो हमारी जात है, ये वतन पे मरने वालों की जमी मेवात है। दोस्तों, बदनसीबी ही कहें, बदनसीबी ही कहें या क्यों रहें हम बेखबर,
अपनों के बर्तावों से अब लग रहा आघात है। अब मैं बात पे आता हूं आपकी पे सांप्रदायिकता। मेवों ने सांप्रदायिकता औरों से तो बाद में झेली। सबसे पहली सांप्रदायिकता हमने झेली जो बाहर से मुसलमान आए उनसे, और सबसे लड़े। किस बात के लिए लड़े? कि ये हमारी सरजमी है, ये हमारा मुल्क है। बाबर से भी हसन खां मेवाती ने यही कहा, मेरे पुरखों ने मजहब बदला है, वतन नहीं बदला। इसलिए वतन परस्ती इस्लाम सिखाता है तो मैं वतन भाई के साथ में खड़ा होऊंगा, धर्म भाई के साथ में नहीं। नमाज पढ़नी होगी तो एक जमात में खड़े हो जाएंगे दोनों साथ साथ। जब वतन की सुरक्षा की बात है तो मैं खड़ा हूं मेवाड़ के साथ में, तेरे साथ में नहीं खड़ा। इसलिए मेवात और मेवाड़ दोनों साथ खड़े हुए थे। तो हमारा जो मामला चल रहा था दिल्ली का, इसलिए हम दिल्ली पर हमेशा मेवों ने दिल्ली को अपना मान करके, ये नहीं कि दिल्ली में लोग तो कहते हैं ये चोरी करने डकैती करने यहां तक आते थे, ऐसा नहीं था। दिल्ली पे धावो दियो अपनापन के कान। अपनापन मतलब अपना मान करके, क्योंकि वो कहते थे दिल्ली तोमर की है। आज तक भी आप अनाड़ी मेवों से पूछोगे, हमारे जो इतिहास के विदे जो मीरासी हैं, जो हमारा इतिहास बखान करते हैं, उनसे पूछोगे वो कहेंगे तोमर की है, दिल्ली तोमर की। तोमर वंशी, तोमर तमर वो सब एक चीज है। उस तोमर वंशियों के हमारे यहाँ पर 5 पाल है, तो उनका था। तो दिल्ली पे धावो दियो अपनापन के तान, दरपा मेवन सू सदा खिलजी मुगल पठान। इनमें कोई भी गैर मुस्लिम नहीं है ना, सारे के सारे मुसलमान थे ने। इनसे लड़ते गुजरते ही हमारा बीता महमूद गजनवी से लेकर के हमेशा लड़ते रहे। दिल्ली के सल्तनत में जो भी रहे उनसे लड़ते रहे, लड़ करके ही जो भी कायम किया। हाँ, बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे सन 1857 में जरूर आए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो वो सहन करते रहे। इसके बाद में सांप्रदायिकता चलती है नए दौर की। उन लोगों के जाने के बाद में भाई लड़ते रहे, मुगलों से लड़ते रहे, लड़ते लड़ते हम पूरी तरह से आजीज आ गए। इसके बाद मेवात में यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो गया। उसके बाद में भरतपुर में जाट भाइयों के साथ मिलकर के भरतपुर रियासत को स्थापित करवाया। भरतपुर रियासत जब कायम हो गई, आप पढ़ेंगे कभी भी, तारीख पढ़ लीजिएगा उसमें। और फिर उसके बाद में जितने भी राजा रहे, बाबा गोखला से लेकर के जाट जवाहर तक, वहां तक सूरजमल जी से लेकर के जवाहर सिंह जी तक जितने भी आएंगे, सबके साथ में 10-10, 5-5 में सबके साथ में मिलेंगे। उनके सेनापति, उनके तोपची, तोप खानेकार, सारे के सारे लोग वो रहे, वो बना दिया। उसके बाद में अलवर रियासत जब 1720 में माछड़ी में कायम हुई, नहीं 1720 में जब अलवर रियासत कायम हुई नरुकाओं की, उसमें भी हमारा योगदान रहा। और किस बात का रहा? दोनों जगह सिर्फ एक बात का समझौता किया। जैसे अभी किसान है, उस समय भी ये कहा कि जो रेवेन्यू होता था, लैंड रेवेन्यू होता था, जमा जिसको बोलते थे हमारी भाषा में, भाई हम जमा ना देंगे, हम तेरी पूरी मदद करेंगे। जब भी कोई बवाल आएगा, लड़ाई आएगी, हम लड़ेंगे, पर हम जमा ना देंगे। इसके बाद में अलवर की रियासत 1801 में बख्तावर सिंह के आने के बाद में सबसे पहला राजा था जिसने अंग्रेजों से ट्रीटी साइन की, अलवर के राजा ने। और ट्रीटी साइन कर ली तो अंग्रेजों ने यह कहा कि किसी का भी लैंड रेवेन्यू आप एग्जेम्प्ट नहीं करोगे, सबसे लैंड रेवेन्यू लोगे। और रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अब अंग्रेजों को भी पैसा देना था। वहां से ही हमारी लड़ाई शुरू हो गई, ये खेती किसानी की। और वो उसको उन्होंने सांप्रदायिकता का नाम दिया। पर किसान आंदोलन कोत साहब 1801 से लेकर के 1826 तक लगातार 25 साल अलवर के राजा बख्तावर सिंह के जमाने से लेकर के विनय सिंह के जमाने तक वो लड़ाई चली। 210 गांवों में मेवात के में मेव नहीं था खाली लड़ने वाला। उस किसान आंदोलन में वहां की 3600 बिरादरी के किसान, 210 गांवों की जो पाल थी, जैसे खाप आपके यहां पर है,
तो बाघोड़ियों की पाल थी कोलाणी के नाम से, कोलाणी में उनकी चौधर थी जैसे खाप होती है, उसको लेकर के उन्होंने लड़ाइयां चली और 3 बार राजा को हराया। पहली बार राजा के सेनापति को, हाथी सिंह को, फिरोजपुर झिरका में, वहां पर महादेव जी का मंदिर जहां बना हुआ है, जहां भी जलाभिषेक के लिए जाते हैं, वहां पर मारा था उसको घेर करके। उसके बाद में दूसरा उन्होंने मोर्चा दिया, फिर भोपाल सिंह आया, उसको मारने में उस समय तो जो हाथी सिंह को मारा था उस पर हमारे नाई को खवास जी कहते हैं, तो उस पर तो खवानी राम खवास ने उसको वहां पर शहीद किया था, वो उसको हाथी सिंह को। फिर भोपाल सिंह को जो नेजा से मारने वाला था वो हमारा वहां का ब्राह्मण था, उस बाघोड़ा की पाल का, उसने मारा था। तो ऐसे वो सारी 3600 की 3600 कौम थी उसमें, पर वो चलता रहा। राजा ने उस चीज को ये नाम दे दिया कि ये किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये तो राज छीनना चाहते हैं, मेवों का राज करना चाहते हैं। उसको सांप्रदायिकता दे करके वहां से फिर उन्होंने हमारे खिलाफ, हमारे यादव भाई थे जैसे मेवात इधर है, इधर राठ लगती है, उनको खिलाफ खड़ा करके और उस बात को ऐसे तूमा बदली किया। हालांकि वो बात भी चौथी बार भी बाकायदा जैसे टेबल टॉक्स हुई तो उसी में जाकर के वो हुआ, तो वो चीज भी हमने झेली। उसके बाद में चलते रहे फिर धीरे 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 ये जो राजाओं के खिलाफ, ये सत्ता के खिलाफ जो संघर्ष होते हैं, और अभी भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी कोई इस तरह का एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो भी स्ट्रगल होता है, उसको अल्टीमेटली धार्मिकता के नाम, धर्मंधता के नाम या कम्युनल टैग देकर के उसी हिसाब से उसको डिस्पर्स किया जाता है। तो वो ही चीज हमारे साथ भी कदम कदम पर होती रही। अलवर ही वो स्टेट रहा जहां पर हिंदू महासभा का फाउंडिंग हुआ, अलवर ही वो राज्य रहा जहां से गांधी जी को मारने के जुर्म में राजा और प्रधानमंत्री दोनों 2-3 दिन हिरासत में रहे, जहां से हथियार आने की सारी बातें रही। तो हमने उनकी सारी की सारी जो भी धर्मांधता है या जो भी सांप्रदायिकता है वो चीजें झेली। वो झेलने के बाद में उन्होंने उसी हिसाब से भरतपुर वाले राजा को लेकर के जब 1947 का दौर आया, 1947 का दौर आया तो वहां पर दोनों स्टेट्स की मिलिट्री ने एक तरह से वहां पर मेवों को क्लींजिंग का, एथनिक क्लींजिंग का जो काम किया दोनों स्टेट्स की मिलिट्री ने किया, वो सब भी झेला। और वहां से 2 साल तक डिस्प्लेस्ड होकर के बाकायदा कुछ लोग हरियाणा में रहे, और जो अलवर में लोग रहे थे तो अलवर में जो लोग कन्वर्ट हो गए थे वही लोग वहां पर रहे थे। इस तरह की बातें चली। अब दौर चला मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग की खास बात यह रही कि हमारे जितने भी शहीद हुए, जब मरने वाले रहे लोग, वो लोग तो थे हरियाणा के मेवात के थे, तो वो यहाँ के, और जितने भी वारदात हुई है वो सारी की सारी अलवर में हुई है, अलवर जिले में, राजस्थान में। जितने भी मॉब लिंचिंग के केसेस हुए वो अलवर में हुए। वहां पर 4-5 हुए तो दर्जनों, पर पहली बार हाईलाइट हुआ पहलू वाला मामला। वो कोई पहला मामला नहीं था, उससे पहले दर्जनों हो गए थे, और वो मामला हाईलाइट हुआ। उस मामले में मौलवी साहब ही वहां पर गए, और वो बहरोड का मामला था। वहां से लेकर के उन चीजों को, तो ये सब चीजें जब चलने लगी, अब क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट मकसद है वो कम्बैटिंग कम्युनलिज्म पे है, तो ये चीजें तो बहुत आपको बताने का ठीक है, उस हिसाब से हो ली। तो हमने फिर ये कहा कि भाई ये जो चीजें होने लगी हैं इनका इलाज क्या हो। 2017 में हुआ था पहलू वाला मामला, 1 अप्रैल को। जब ये हो गया तो हम लोग सिविल सोसाइटी के जितने भी आदमी अलवर में थे, वो लोग हम एक जगह बैठे। तो हमारे जो कुछ साथी थे अब नहीं रहे, डॉक्टर वीरेंद्र विद्रोही हुआ करते थे, उन्होंने कहा ये शुरुआत है, अभी ये मामले और ज्यादा होंगे, इसलिए इन पर गंभीरता से विचार करिए। तो कोच साहब, हमने एक ही तरीका वहां पर अपनाया कि जो भी इस तरह की वारदात होगी, जो भी इस तरह की बात होंगी, उसमें हमारे साथ में रेजिस्टेंस में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, वो सब लोग, किसान भाई, वो हमारे साथ में रहेंगे। चाहे वो लोग कम होंगे, हम लोग ज्यादा होंगे, पर वो लोग साथ में रहेंगे, तो उसको कम्युनलाइज नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने पहलू मर्डर के केस में
पर्चे छपवाए, पर्चे छपवा करके अलवर के बाजार में, जहां पर किसी मुसलमान की मेयो की दुकान नहीं है, मेयो बोर्डिंग है, ये उसको छोड़ करके वहां पर सब जगह दुकान से दुकान, ये अनूप दायमा जी बैठे इनके साथ में, और हमारे वहां पर सूरजमल करदम जी और उनकी टीम जो थी हमारे विद्रोही जी की, उन्होंने हर दुकान पर वो पर्चा दिया। और वो पर्चा देने के बाद में उस कम से कम वहां पर ये लगा कि नहीं, क्योंकि उसमें जस्टिफिकेशन था, वो जो गाय ला रहा था वो महीने भर से भी कम की ब्याई हुई थी, बछिया उसके साथ में थी, वो बाकायदा पेपर्स लेकर के आ रहा था जयपुर से खरीद के, जहां से हटवाड़ा से लाया था। इस सब के बाद में क्या गया था, जब ये चीज आप ऑन पेपर लेकर के आप गए तो आरएसएस के पास उस चीज का महीने 1.5 महीने तक कोई जवाब नहीं रहा। जवाब कब आया? जवाब जब आया जब इंद्रेश के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का एक आध आदमी इधर से खड़ा होकर के उसको दूसरे तरीके से करने लगा, तब आया। तो मेरा मानना यह है कि ये तो करते रहेंगे, इनका करने का काम है, आगे भी चला। और अब जब नू दंगों की बात आई, अभी आपके सामने कोच साहब बता रहे थे, हाँसी का वाकया बता रहे थे, एक बात उनके जहन से रह गई, हाँसी को ही क्यों चुना था, बजरंगियों ने हाँसी को ही क्यों चुना? हाँसी में सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस मेवाती लग रहा था, इसलिए उस जिले को टारगेट किया। वहां पर कोच साहब और अभिमन्यु कोहाड़ दोनों ने पक्के मोर्चे लगा रखे हैं। वो दोनों, सुरेश कोच साहब ने जो काम किया, इनकी मीटिंग थे, उससे जाकर के इन्होंने उनके घरों पर जाकर के कहा तीसरे दिन की निकल करके बताओ। तो इस चीज का, इस बीमारी का यही इलाज है। 31 तारीख को उन्होंने वो ही काम किया जो वो पहले मुजफ्फरनगर में कर चुके थे। क्या कर चुके थे? मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक जाट किसान था, जब तक जाट किसान था, हम सबका अभिमान था, देश का अभिमान था, हम सबका भी स्वाभिमान था, और प्रधानमंत्री बनने तक का अरमान था। फिर अभी कोच साहब कह रहे थे ना, आरएसएस को नहीं जानते थे हम, बिल्कुल नहीं जानते थे, पर 2013 में उसने आपको अपने चंगुल में लिया, और फिर जब मुजफ्फरनगर करवाया, उसके बाद में जाटों को पॉलिटिकली बिल्कुल पूरी तरह से डिमिनिश कर दिया ने। इसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में गैर मराठा राजनीति, राजस्थान में गैर जाट राजनीति, हरियाणा में 35 बनाम 1, हिंदू मुस्लिम का ही नहीं, वो सारा कम्युनिज्म, सब चीजें सब चला रहे हैं। पर उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि जब वो जाट के खिलाफ बोले तो जवाब मैं दूं, जब वो आपके खिलाफ बोले तो जवाब ये देवें। जैसे 1984 में हुआ, जब सरदारों पर हमला हुआ, तो मेवात में 525 ट्रक, उस समय सरदारों के ट्रक ऑर्बिटर्स के, उन्होंने शरण ली थी, और वो महीनों वहां पर संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, और उसके बाद में वहां से निकल करके आए थे। तो इसका एक ही इलाज है जो आपने किया। जिस दिन नूह के दंगे हुए, उसके बाद में व्हाट्सएप पर सारे के सारे हमारे जाटों के लड़के, मेवातों के इर्द गिर्द, वहां से लेकर के भरतपुर से लेकर के गुड़गांव तक, पूरे मेवात के आउटस्कर्ट्स पर जाटियात लगती है, और उन्होंने व्हाट्सएप में जाटों के लड़कों को ही मैसेज दिया कि भाई हम मदद के लिए आओ, मदद के लिए आओ। पर जैसे ही किसान आंदोलन के लोगों ने, खाप के लोगों ने ये कहा कि भाई ये हमारे किसान आंदोलन के साथी हैं, हमारे मोर्चे पर, हमारे साथ मोर्चे पर थे, वहां पर चाय का सेवा कर रहे थे, जिस दिन ट्रैक्टर की रैली निकली उस दिन ट्रैक्टर की रैली निकाली, इनका और हमारा डीएनए एक है, इनकी तरफ उंगली भी उठाओगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस एक बात ने पूरा का पूरा सांप्रदायिकता को, उस दंगे को नहीं फैलने दिया, खत्म कर दिया। नहीं तो सतपाल मलिक साहब ने एक बार नहीं 3 बार कहा है, वो दंगे 13 से भी बड़ा दंगे थे, और 24 को चुनाव उनसे ही जीतना था उनको। नूह से लेकर के दिल्ली, गुड़गांव में तो मस्जिद में इमाम जला दिया था, सोना में भी वही काम कर रहे थे। सोना में सरदारों ने नहीं होने दिया, रात को 12 साढ़े 12 बजे 10-20 सरदार निकल करके आए तलवार लेकर के, और उन्होंने वहां से भगा दिया। तो इस बीमारी का एक ही इलाज है, जिस भाई पर हमला हो रहा है उसका दूसरा भाई उसके समर्थन में आवाज उठाएगा,
ये भाग जाएंगे। इनके भीड़ मत बनिए, इनसे अलग रहिए, इनको अच्छे से लताड़ दीजिए, इनका इलाज हो जाएगा। भाई मॉब लिंचिंग की बात तो करी, पर क्यों हुआ? तो गाय की क्या है मेवात में, या मेवों के मतलब क्या है? आप ये देखेंगे कि मेवात में जो हाईएस्ट ओनरशिप अभी भी, इतना मॉब लिंचिंग और इतना परेशानियां सब कुछ होने के बाद में भी प्रोफेसर साहब, अभी भी हाईएस्ट ओनरशिप गाय की मेवों के पास में मिलेगी। सब उसके मालिक, उसका रीजन क्या है? वो उनकी इकोनॉमी का हिस्सा है, वो फार्मर्स थे, वो उनका लिए सब कुछ है सारा। तो उसको इस तरह से नहीं करके पहले से, जब बैल जब तक चलाते थे तब तक तो पूरा उसी पर डिपेंडेंट था। पर अभी भी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको बता देगा कि मेयोज आर द हाईएस्ट ओनर्स ऑफ काउस इन द मेवात रीजन। दूसरा आपके पास में आया, जो पिछली बार ये नूह वाला एपिसोड हुआ, उसको नाम दिया गया ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। ब्रजमंडल यात्रा यहाँ नहीं है, ब्रजमंडल 84 की परिक्रमा गोवर्धन जी के चारों तरफ वहां पर होती है। और वहां के बारे में कौत साहब एक बात बहुत मशहूर है कि ब्रज रज दुर्लभ देवन को, ब्रज रज दुर्लभ देवन को, कछु जाटन को कछु मेवन को। मतलब जो 84 के जो परिक्रमा के गांव लगते हैं, ज्यादातर गांव जाटों के हैं, बाकी गांव मेवों के हैं, और कोई है ही नहीं वहां पर उस हिसाब से। तो असल परिक्रमा वो बराबर चल रही है, तब भी चल रही थी, वो महीनों चलती है। और वो इस तरह से चलती है गाँवों में, जहाँ कहीं भी जो लोग बाग आते हैं वो इस तरह से इन चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो दोस्तों आप एक बात रखें, मेवात को सिस्टमेटिक तरीके से हमेशा से सभी दिल्ली की सल्तनतों ने टारगेट पर रखा है। आज़ादी के समय उसको मिनी पाकिस्तान का नाम देकर के उस तरह की बात की गई। पर आप एक बात सोच सकते हैं कि मिलेनियम सिटी गुड़गांव जिले का हिस्सा था मेवात, जो बाद में जाकर के अलग जिला बना है नूह। वो आपके नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। कैन यू बिलीव दिस कि यहां से 40 किलोमीटर दूर पे देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका सभी मानकों में। तो इसलिए दोस्तों पिछड़ा नहीं, पछाड़ा गया है मेवात, और अभी भी बहुत उम्मीदों के साथ देख रहा है मेवात। हाँ, ये बात जरूर है कि ये सब चीजें भी धीरे धीरे बनी, और जो हमारा भाईचारा बना, यदि किसान आंदोलन में हम लोग नहीं गए होते, ये भाईचारा पैदा नहीं हुआ होता, और इस सांप्रदायिकता को लगाम नहीं लगी होती। और लगाम भी ऐसी लगी है कि कम से कम यहाँ पर अब दोबारा कोई सांप्रदायिकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इतनी सारी गाड़ी वाड़ियां जली होंगी, किसी आदमी को, किसी मेवाती ने कहीं कोई हाथ नहीं लगाया, वो जो यात्री थे उनमें से किसी को, मतलब कोई भी किसी भी तरह का। ये सारी, तो ये सब चीजें हुई। ये कहने के लिए मैं दोबारा आया